हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप के एपिसोड 43 के साथ हाजिर हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। लास्ट टाइम आपने देखा था कि एसोसिएशन की तरफ से जिन्हों को एस रैंक का हंटर बना दिया जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हंगामा होता है। सारे न्यूज चैनल पर जिन्हों के बारे में ही न्यूज चल रही होती है और सभी को जिन्हों के बारे में पता चल जाता है कि वो एक एस रैंक का हंटर बन गया है, जो कि साउथ कोरिया का 10वां एस रैंक का हंटर है। जिन्हों अभी भी एसोसिएशन के दफ्तर के बाहर होता है और कहता है, आज ये लोग मेरी पिक्चर्स क्यों ले रहे हैं, इन्हें तो ली मिन सांग की पिक्चर्स लेनी चाहिए थी, ये लोग तो उसके लिए आए थे। उसी वक्त उन रिपोर्टर्स में से एक रिपोर्टर जिन्हों से सवाल पूछता है, जिन्हों तुम तो पहले एक ई रैंक के हंटर थे और तुम एसोसिएशन के लिए काम करते थे, तुम्हें कैसा लग रहा है डबल अवेकन होने के बाद जब तुम्हें एक एस रैंक का हंटर बना दिया गया है? कुछ तो कमेंट करो इस बारे में। व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर यूनहू आगे बढ़ते हैं और जिन्हों से कहते हैं, अगर तुम इनके साथ यहीं पर बातें करते रहे तो तुम बहुत ज्यादा थक जाओगे, चलो मैं तुम्हें एस्कॉर्ट करता हूँ, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ आऊंगा। गिल्ड मास्टर जिन्हों के कंधे पर हाथ रखकर खड़े होते हैं, लेकिन उसी वक्त पलक झपकने की स्पीड से जिन्हों वहाँ से गायब हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वोल्कन अपनी कुर्सी से गायब हुआ था। जिन्हों भी वही स्केल इस्तेमाल कर रहा होता है। गिल्ड मास्टर रिपोर्टर्स के पीछे देखते हैं तो जिन्हों उनके पीछे पहुंच चुका होता है। वो सारे के सारे रिपोर्टर्स और दोनों गिल्ड मास्टर ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो इतनी ज्यादा स्पीड के साथ वहां तक जाता है कि वो दोनों उसको देख ही नहीं पाते। चोई जोंग कहता है, ये तो एक मेज क्लास का हंटर है, लेकिन इसके पास इतनी ज्यादा स्पीड है, ये तो एक असैसिन बन सकता है। व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और वो अपने बीस्ट मूड में आते हैं और कहते हैं, ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है, इवन कि मैं अपने बीस्ट मूड में भी उसकी मूवमेंट्स को नहीं देख पाया। यूनहू कहते हैं, मुझे पता है कि वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन असल मसला ये नहीं, अभी अभी उसने जो स्किल इस्तेमाल किया, इतनी ज्यादा स्पीड कि मैं अपने बीस्ट मोड में भी उसको फॉलो नहीं कर पाया। वो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है और इस वक्त जितनी उसके पास पावर और स्पीड है, मुझे लगता है कि वो हम दोनों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यूनहू बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ दिन पहले तक तो ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, आखिर ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया? क्या इसकी डबल अवेकनिंग ज्यादा अरसा पहले हुई थी? लेकिन साथ ही वो कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि इसको डबल अवेकनिंग मिली है। जिन्हों एक ऐसा हंटर है जो कि ग्रो कर सकता है, जो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। सेम टाइम पर यही ब्रेकिंग न्यूज वाशिंगटन में भी चलाई जा रही होती है, जहाँ पर हॉस्पिटल में बैठा हुआ डांगसू भी ये न्यूज देख रहा होता है। डांगसू जिन्हों को देखकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, ये तो अभी तक जिंदा है, इसकी मौत तो मेरे हाथों से ही लिखी है। नेक्स्ट सीन में जिन्हों ऑक्शन सेंटर पर जाता है, जहाँ पर वो अपने रेड ऑर्ब को बेचने के लिए जाता है। ऑक्शन के मैनेजर उस रेड ऑर्ब को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, मैं सालों से ये काम कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा आर्टिफैक्ट मैंने पहले कभी नहीं देखा। वो उसे चेक करने के बाद कहते हैं, ये तो वाकई में मैजिकल पावर को 100% तक डबल कर सकता है। मैनेजर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, हमारे पास पहले जितने भी ऑब्स हैं या आर्टिफैक्ट्स हैं, उनकी लिमिट यहाँ तक है कि वो 50% तक पावर को इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन ये तो पावर को 100% तक डबल कर सकता है। अगर चोई जोंग इनको इसके बारे में पता चल जाए, क्योंकि वो एक फायर टाइप मेज है, वो तो यहाँ पर पैसों के बैग लेकर भागता हुआ आ जाएगा। मैनेजर जिन्हों से कहते हैं, तुम्हें ये कहाँ से मिला? जिन्हों ने कहता है कि मुझे ये डंजन में मिला। मैनेजर कहते हैं, हाँ, इस तरह के आर्टिफैक्ट्स हमेशा डंजन के अंदर से ही मिलते हैं। मैनेजर जिन्हों से कहते हैं, क्या तुम इसे यहाँ पर रख कर ऑक्शन में बेचना चाहोगे? अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी पूरी हेल्प करेंगे, तुम्हें एक अच्छी खासी प्राइस मिल सकती है। जिन्हों कहता है, मैं इस बारे में सोच सकता हूँ। जिन्हों कहता है, मुझे जल्दी से जल्दी डीमन कासल को क्लियर करना है ताकि मैं अपनी मॉम के लिए मेडिसिन बना सकूं, लेकिन वहाँ की हीट से बचने के लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे। जिन्हों मैनेजर से कहता है, क्या आपके पास कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हैं या ऐसे बॉडी आर्मर्स हैं जो कि मुझे फायर से बचा सके? मैनेजर जिन्हों की बात सुनकर हैरान हो जाता है। जिन्हों उनसे कहता है, क्या इस तरह के इक्विपमेंट्स मिलना मुश्किल है? मैनेजर उसे कहता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, मेरे साथ आओ। जिन्हों कहता है, मुझे ऑनलाइन तो कुछ भी नहीं मिला। मैनेजर जिन्हों से कहते हैं, एलिमेंटल रेजिस्टेंस वाले जितने भी आर्टिफैक्ट्स होते हैं, हम उन्हें ऑनलाइन सेल में नहीं डालते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं और लोग उन्हें खरीद नहीं पाते। लेकिन ऐसी चीजों को ढूंढना मुश्किल नहीं है, हमारे पास बहुत सारे पड़े हुए हैं। मैनेजर जिन्हों को अपने साथ एक कमरे में ले जाते हैं, जहाँ पर शीशे के बने हुए कैबिन्स के अंदर बहुत सारे आर्मर्स रखे होते हैं। मैनेजर जिन्हों से कहते हैं, इन आर्मर्स में से कुछ पसंद कर लो, ये सारे फायर रेजिस्टेंट है। जिन्हों मैनेजर से कहता है, तुमने कहा ये बहुत ज्यादा महंगे हैं, फिर तुमने इन्हें शीशे के गिलास के पीछे क्यों रखा हुआ है? क्या तुम्हें डर नहीं कि ये चोरी हो जाएंगे? यहाँ पर तो सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त भी नहीं है। मैनेजर जिन्हों से कहता है, ये शीशे के गिलास बेशक तुम्हें बहुत ही नाजुक लग रहे हैं, लेकिन ये मैजिकल पावर से इम्ब्यूड किए हुए हैं। यहाँ तक कि एक ए रैंक का हंटर अपनी फुल पावर से इन पर अटैक करे तब भी ये शीशे का गिलास नहीं टूटेगा। जिन्हों मैनेजर से कहता है, क्या वाकई में ऐसी बात है? मैनेजर जिन्हों से कहते हैं, अगर तुम्हें यकीन नहीं तो तुम इसे हिट करके देख सकते हो। मैनेजर जिन्हों से कहते हैं, अगर तुमने इस गिलास को एक ही हिट में तोड़ दिया तो तुम अपने आर्टिफैक्ट्स को यहाँ पर रख सकते हो। जिन्हों सोच रहा होता है, मुझे इस गिलास में से मैजिकल एनर्जी महसूस तो हो रही है, लेकिन ये इतनी ज्यादा नहीं है, क्या ये मैनेजर वाकई में बड़ी बड़ी बातें तो नहीं कर रहा? जिन्हों साथ ही अपनी पावर को रिलीज करते हुए अपना पंच बना लेता है और शीशे पर मारने लगता है। मैनेजर उसी वक्त जिन्हों से कहता है, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस हो गए, अगर तुमने इस गिलास को तोड़ दिया
तो हंटर्स गिल्ड से हंटर्स यहाँ पर जल्दी से आ जाएंगे क्योंकि हमारा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है। हमारी सारी बिल्डिंग की सिक्योरिटी का जिम्मा हंटर्स गिल्ड के जिम्मे है। मैनेजर जिन्हू की तरफ देखकर सोच रहे होते हैं, ये तो एक मेज क्लास का हंटर था, फिर इसके पंच में इतनी ज्यादा पावर कैसे हो सकती है? मुझे तो लगा था ये ग्लास को टुकड़े टुकड़े कर देगा। जिन्हू मैनेजर से कहता है, क्या यहाँ पर कोई नाइफ्स या डैगर्स वगैरह मिलेंगे? मुझे वो भी चेक करने हैं। मैनेजर उसे दूसरे बंदे के साथ भेज देते हैं जो कि वेपन्स का स्टोर कीपर है। वो जिन्हू को अपने साथ दूसरे रूम में ले जाता है। मैनेजर उस ग्लास की तरफ देखते हैं तो उस ग्लास के ऊपर क्रैक पड़ गया होता है। मैनेजर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं उस लड़के के बिना इसको टच किए ही इस ग्लास के ऊपर क्रैक पड़ गया? अगर वो इसे पंच मार देता तो तब क्या होता? जिन्हू वेपन स्टोर में चला जाता है और वहाँ पर जाकर एक नाइफ देखता है और स्टोर कीपर से कहता है, ये नाइफ कितने का है? स्टोर कीपर उसे कहता है, ये 30 बिलियन वॉन का है। जिन्हू कहता है, ये मेरे नाइफ से बहुत ज्यादा बुरा है, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। हालांकि इसके स्टैट्स भी कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है, फिर भी इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। जिन्हू अपने स्टोर में से नाइट किलिंग डैगर निकालता है और स्टोर कीपर से कहता है, ये वेपन कितने का होगा? वो स्टोर कीपर वो वेपन हाथ में पकड़ता है और कहता है, ये तो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छे से बनाया गया है। स्टोर कीपर उसे चेक करने के बाद जिन्हू से कहता है, ये कम से कम 100 मिलियन वॉन का तो होगा। जिन्हू ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। जिन्हू कहता है, इस डैगर को मैंने अपने स्टोर से 2.8 मिलियन गोल्ड का खरीदा था। क्या ये रियल वर्ल्ड में 100 मिलियन वॉन का बिकता है? साथ ही जिन्हू सोचता है, मिस्टर किम की जो तलवार जो मेरे पास पहले थी वो इतनी ज्यादा खास नहीं थी, लेकिन उसकी कीमत भी 3 मिलियन वॉन थी। और जिन्हू ने जो बॉडी आर्मर पहना हुआ था वो भी हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस वॉन का होगा। जिन्हू कहता है, अगर मैं स्टोर से खरीदी हुई चीजों को रियल वर्ल्ड में इतना महंगा बेच सकता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने उस क्रिस्टल को बेचना चाहिए, वो तो बहुत ज्यादा काम की चीज है। नेक्स्ट सीन व्हाइट टाइगर गिल्ड का होता है। यूनहू अभी भी परेशान बैठे होते हैं। व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर यूनहू को अभी तक इस बात की समझ नहीं आ रही होती कि एक हंटर जो कि अपने आप को ग्रो कर सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। यूनहू कहते हैं, मैं जब अपने बीस्ट मूड में होता हूँ मेरी आंखें सब कुछ देख सकती हैं, किसी की भी एबिलिटीज को देख सकती हैं। जब रेड गेट इंसिडेंट में जिन्हू से मैं मिला था तब वो मुझसे कमजोर था, लेकिन कल जब मैं उससे मिला तो मुझसे बहुत ज्यादा पावरफुल है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वो रोजाना ग्रो करता है? आखिर उसकी स्ट्रेंथ रोजाना कैसे बढ़ती जाती है? कल उसकी पावर देखकर मैं तो उसके सामने बेवकूफ लग रहा था कि मैं उसे अपने गिल्ड में लेना चाहता हूँ, लेकिन जितनी उसके पास पावर है वो तो अपना एक गिल्ड क्रिएट कर सकता है। उसे कोरिया के 5 टॉप गिल्ड्स को ज्वाइन करने की क्या जरूरत है? अगर वो इसी तरह ग्रो करता रहा और वो एक दिन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि वो अकेला ही 5 गिल्ड के बराबर हो जाएगा। मुझे लगता है कि मैनी और चोई जोंग ने अपने टाइम को वेस्ट किया है उसे हासिल करने के लिए। लेकिन व्हाइट टाइगर गिल्ड के सेकंड मैनेजर मिस्टर आन अभी भी डिटरमिन्ड होते हैं और कहते हैं, चाहे हमारे गिल्ड मास्टर ने उसका पीछा छोड़ दिया हो, लेकिन मैं अपनी कोशिश जारी रखूंगा। मैं संग जिन्हू को अपने गिल्ड में लेकर आऊंगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मैं अभी हार नहीं मानूंगा। चीफ वान जल्दी से जिन्हू के अपार्टमेंट के बाहर चले जाते हैं। वो जैसे उसके अपार्टमेंट के बाहर पहुंचते हैं वहाँ पर पहले से बहुत सारे रिपोर्टर्स खड़े होते हैं। चीफ वान कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि आज हम उससे मिल पाएंगे, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा रश है। जिना खिड़की से बाहर झांक कर देखती है और जिन्हू से कहती है, रिपोर्टर तो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे। उनमें से एक रिपोर्टर जिना को ऊपर से झांकते हुए देख लेता है। वो बाकी सब से कहता है, जल्दी से ऊपर की तरफ देखो, और वो सारे अपने कैमरास को ऊपर की तरफ कर लेते हैं। जिना जल्दी से नीचे बैठ जाती है। जिन्हू जिना से कहता है, क्या मैं नीचे जाकर उन रिपोर्टर से कहूँ कि हमें अकेला छोड़ दो? जिना उससे कहती है, नहीं, ऐसा कभी भी मत करना। पहले से इंटरनेट पर तुम्हारी बहुत ज्यादा बुराई हो रही है क्योंकि तुमने रिपोर्टर्स को इंटरव्यू नहीं दिया था। एसोसिएशन के बाहर तुम जल्दी से गायब हो गए थे। जिन्हू जिना से कहता है, लेकिन मैंने ऐसा क्या कर दिया जो लोग मेरे बारे में ऐसी बातें कर रही हैं? जिना उसे कहती है, रिपोर्टर्स को इंटरव्यू नहीं दिया, उनके किसी भी कमेंट का जवाब नहीं दिया, अब इससे ज्यादा बुरा और क्या करोगे? उसी वक्त उनके दरवाजे पर नॉक होनी शुरू हो जाती है। जिना जल्दी से छुप जाती है और कहती है, मुझे लगता है कि रिपोर्टर्स यहाँ तक पहुँच आए हैं। जिन्हू कहता है, मैं अभी जाकर इनको सबक सिखाकर आता हूँ। जिन्हू जल्दी से दरवाजा खोलता है और कहता है, क्या तुम लोग यहाँ से दफा नहीं हो जाते? लेकिन वो सामने देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि सामने जिन्हो होता है। जिन्हो ने अपना बैग पहना होता है और साथ ही सामने खड़ा रो रहा होता है। जो जिन्हो रोते हुए जिन्हू से कहता है, मेरे फादर ने मुझे अपने घर से निकाल दिया है, अब बताओ मैं कहाँ जाऊँ? जिन्हो जिन्हो से कहता है, लेकिन तुम तो अपने फादर के साथ रहते ही नहीं थे, तुम तो अलग घर में रहते थे। जिन्हो कहता है, वो घर जिसमें मैं रहता था वो भी मेरे फादर के नाम पर है, उन्होंने मुझे उससे भी निकाल दिया, इसलिए मेरे पास रहने के लिए और कोई जगह नहीं थी। मैं अपना बैग उठाकर यहाँ पर आ गया हूँ। क्या मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर तुम्हारे घर में रह सकता हूँ? सिर्फ कुछ ही दिनों की तो बात है। जिन्हू साथ दरवाजा बंद कर देता है। जिना जिन्हू से कहती है, ब्रदर ये कौन है? क्या तुम्हारा कोई दोस्त है? जिन्हू दरवाजा बंद करते हुए कहता है, नहीं, मैं इसको नहीं जानता, मैं इससे कभी नहीं मिला। जबकि जो जिन्हू बाहर से दरवाजा पीट रहा होता है और कहता है, प्लीज दरवाजा खोल दो, मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं, मैं कहाँ जाऊँ? जबकि उसी वक्त जिन्हो के फादर का सीन दिखाते हैं। जिन्हो की मॉम उससे कहती है, आपको नहीं लगता कि आपने हमारे बेटे के साथ कुछ ज्यादा ही गलत कर दिया? फादर उसे कहते हैं, अगर उसे आजादी चाहिए तो उसे अपनी स्ट्रेंथ पर हासिल करनी चाहिए, लेकिन मुझे समझ क्यों नहीं आती वो जिन्हू के पीछे क्यों पड़ गया है। मैंने उसे कहा भी कि वो गिल्ड को संभाल सकता है, लेकिन फिर भी वो जिन्हू के गिल्ड को संभालना चाहता है। साथ ही जिन्हू के फादर अपनी आंखों पर हाथ रखते हैं
और कहते हैं बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। मदर उसे कहती है क्या हुआ। जिन्हों के फादर कहते हैं मुझे तुम्हारा चेहरा डबल दिख रहा है और साथ ही वो नीचे गिर जाते हैं। जिन्हों की मॉम बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं और यहीं पर हमारी एपिसोड 43 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।